सर ये अगर ये कश्मीर तक गया और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों से भी इसके कनेक्शन है और मलिहाबाद से कश्मीर जा रहा है, श्रीनगर जा रहा है सर, तो आपको लगता है कि हथियारों की सप्लाई कहीं और भी कर रहा था? क्योंकि सवाल तो ये है कि इतने सारे हथियार बना किसके लिए रहा था, कहां कहां तबाही मचाने का इरादा था, क्या कांवड़ यात्रा इसके टारगेट पर थी? देखिए, नाजायज हथियार की डिमांड तो हर जगह है, लेकिन कश्मीर में वैसे भी फैक्ट्री मेड वेपन्स की या बहुत ही उच्च कोटि के हथियारों की भरपाई हो सकती है, वहां पर इसकी लो कैटेगरी वेपन्स की नहीं। मुझे क्या लगता है कि जो इलेक्शन आने वाले हैं बिहार आदि में, वहां के लिए इन्होंने मार्केट तैयार की होगी। अगर आप देखें, बड़ी सूझबूझ से इन्होंने कंट्री मेड वेपन, क्योंकि जो हथियार कश्मीर में बरामद होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा कंट्री मेड वेपन्स बरामद नहीं होते हैं, लेकिन हथियार की सप्लाई कश्मीर एक कॉन्डुइट है। भले ही वो इस्तेमाल न करता हो, लेकिन कॉन्डुइट कश्मीर जरूर है। जैसे रामपुर खुद इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन रामपुर जिला उत्तर प्रदेश का कॉन्डुइट है। मुंगेर बिहार में एक कॉन्डुइट है। क्यों है? ऐतिहासिक परिवेश में रामपुर में नवाब रामपुर के जो गनस्मिथ्स थे, रियासतें खत्म होने के बाद वहां पर उनके गनस्मिथ्स आज भी उनमें इतनी काबिलियत है कि वो अगर आप उनको दुनिया का कोई हथियार दे दें, कोई हथियार दुनिया का दे दें, वो उसका डुप्लीकेट ऐसा बना देंगे कि अच्छे से अच्छा पहचान नहीं पाएगा कि इसमें असली कौन सा है, नकली कौन सा है। यही बात मुंगेर में भी आती है। वहां पर परंपरागत तरीके से ही नकली हथियार, नाजायज हथियार बनाने की इंडस्ट्री चल रही है और आज भी चल रही है। और वहां पर भी यही कि अच्छे से अच्छा हथियार दुनिया का AK-47 दे दीजिए, वो डुप्लीकेट ऐसा बना देंगे कि बड़े बड़े गनस्मिथ नहीं समझ पाएंगे। बस अक्सर ये होता है कि गलती, छोटी छोटी गलती कर जाते हैं। जैसे एक साहब ने किया था कि वेबली स्कॉट की नकल बनाई क्योंकि हुजूर पहचान ले इसमें असली कौन सा नकली कौन सा। बस उन्होंने गलती ये कर दी थी, मेड इन इंग्लैंड कर दिया था। बस वही पकड़ गया कि इंग्लैंड किस जगह, उन्होंने मेड ANGLAND लिख दिया था, मेड इन इंग्लैंड। बस हमने कहा यही है उस्ताद, तुमने लिखा तो बहुत अच्छा, लेकिन इंग्लैंड की स्पेलिंग तुमने गलत लिखी। तो ये सब तमाम बातें थी, ये जानकारी मिली। लेकिन अब अगर आप इसमें देखिए, इन्वेस्टिगेशन कश्मीर एक फोकल पॉइंट हो सकता है। और डिमांड और सप्लाई का लॉ ये कहता है कि आसानी से आप अगर ये देखें कि 20 बोरी कारतूस बनाने में कितना समय, इनके पास कोई मशीन तो है नहीं, कोई कन्वेयर बेल्ट तो है नहीं, कोई सप्लाई चेन तो है नहीं। इन्होंने एक एक कारतूस खुद हैंड बिल्ट बनाया है, हैंडमेड कारतूस बनाया है। और अगर इन्होंने 20 बोरी कारतूस बरामद हुआ है, कितनी बोरी और छुपी होगी आप समझ सकते होंगे कि ये रात भर बैठ के कारतूस ही तैयार करते होंगे रहा है। और ये 68-70 साल के जो है सलाउद्दीन, जाहिर है इनकी शारीरिक क्षमता बहुत अच्छी है, तभी इन्होंने 20 बोरी कारतूस, वरना मैं तो दावे कर सकता हूं कि इतनी बड़ी हथियार, नाजायज हथियारों की बरामदगी एक सोर्स से शायद ही कभी बरामद की गई हो। और अगर बरामद की गई है अंजू जी, तो इस पे जाना होगा डिटेल्ड इंट्रोगेशन और इतनी गहराई से छानबीन करें, रॉ मटेरियल कहां से आता था, आपकी फंडिंग कहां से, किसको किसको आपने दिया, क्यों दिया, और इनकी शिक्षा दीक्षा, इनके माइंड की वायरिंग क्या जिहादी माइंडसेट के हैं, ये किस तरीके से हैं। तो वो पूरी जानकारी हमारे इन्वेस्टिगेटर्स को लेनी होगी कि आखिर इनके दिमाग में चल क्या रहा था, क्या अभिप्राय था। और अगर POK तक इनके तार अब तक निकल के आए हैं मुश्किल से 24 घंटे के अंदर, तो अंजू जी आगे देखिएगा कि क्या होता है, क्योंकि इसके तार बहुत दूर दूर जाने की प्रबल संभावना है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, बड़ी गंभीर घटना है। ये चिंता का विषय के साथ साथ चौंकाने वाला भी है और गहराई से अनुसंधान की आवश्यकता है। सर, एक अकेला आदमी इतनी बड़ी अवैध फैक्ट्री चला सकता है? उसके और भी तो लोग होंगे सर, कोई ना कोई इसको ठेका देने आता होगा सर, कोई ना कोई राजनीतिक संरक्षण भी आपको इसमें दिखता है? क्योंकि अकेला ही सलाउद्दीन जो हकीम बताया जाता है, ये सब कुछ कर सकता है सर? बहुत अच्छा सवाल है। एक 70 साल का आदमी सामान्यतः अंजू जी नहीं कर सकता है। एक अकेला 70 साल का आदमी सामान्यतः नहीं कर सकता है। अब पड़ोसियों के बयान पे आते हैं कि रात भर इनके यहाँ ड्रिलिंग मशीनें चलती थी, रात भर इनके यहाँ ठोक पीट की आवाजें आती थी। तो अगर था कि अगर 70 साल का आदमी कितने दिन रात जग करके ये तैयार करेगा और कितनी रात जगेगा, सवाल ये उठता है कि 1-2 हथियार थे नहीं, 300 हथियार तो अब तक बरामद कर लिए, 20 बोरे। वही एक बात है कि अगर एक आदमी कर रहा है, उसके एक आदमी के बस का नहीं, तो उसके और एक्सेसरीज और इसके गिरोह में कितने लोग शामिल हैं, ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का बिंदु है। सर, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में ही नकली नोट बनाने की एक फैक्ट्री कहाँ लगी हुई थी? मदरसे के अंदर।
वो भी सामने आई थी प्रयागराज में, महाकुंभ से पहले वो फैक्ट्री पकड़ी गई थी सर, और अब त्योहारों के मौसम से पहले ये सब कुछ पकड़ा जाना किसी ना किसी बड़ी साजिश की तरफ तो इशारा करता है ना सर। आप देखिए बैठे बिठाए वो जो कथावाचक कांड है वो कहां से कहां पहुंच गया। कथावाचक कांड कोई इत्तेफाकन नहीं हुई, ये सोची समझी रणनीति के तहत अंजू जी इसको अंजाम दिया गया था। और उसको अंजाम देने के बाद आपने देखा कि जब हम लोगों ने इस मैटर को डिस्कस किया था, उसके बाद आज तक एक सामाजिक दरार, एक सामाजिक एक तरीके से सिविल वॉर की सिचुएशन इन लोगों ने, पीडीए वालों ने पैदा करने की पूरी कोशिश की थी। पूरी कोशिश इन्होंने की थी कि एक सांप्रदायिक और एक कम्युनल और एक कास्ट लाइंस पर समाज में विघटन हो जाए। और वो समाज में विघटन करने की आंशिक रूप से उनको कुछ थोड़ी बहुत सफलता भी मिल गई। ये तो भला हो योगी जी और यूपी पुलिस का कि एसएसपी इटावा, उन्होंने फिर रौद्र रूप धारण किया, योगी जी के आदेश पर कार्रवाई की, गिरफ्तारियां हुई और इनको रगेत के दौड़ा के मारा गया। मैं फिर यह कहूंगा कि आक्रामक और उग्र पक्ष को जिन्होंने अब कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की है, उनके ऊपर रासुका जरूर लगा लेंगे। और आपने जिस मदरसे की बात की है, वहां पर सिर्फ नोट ही नहीं मिले हैं, वहां पर एक ऐसी पुस्तक मिली है, आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन, एक पुस्तक मिली है। तो ये पुस्तक वहां मदरसे में मिलना, इसका क्या अभिप्राय है? और इस पुस्तक के जो लेखक हैं मशरिक, रिटायर्ड आईपीएस, नफरती किताब है ये। और ये जब एसपी डीएसपी रहे होंगे तब इन्होंने क्या गुल खिलाए होंगे। और जो किताब इन्होंने लिखी है, ये दिखाता है कि इनकी जहनियत क्या थी, और ये किताब छपने के बाद क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। नहीं हुई तो कार्रवाई होनी चाहिए। और मदरसे में ये किताब का मिलना ये दिखाता है कि मदरसे की पढ़ाई किस दिशा में जा रही है। नकली नोट छापने पे तुम, देश को बांटने की जो साहित्य है उसको तुम पेट्रोनाइज कर रहे हो। तो ये दो चार चीजें हैं, ये बहुत आवश्यक थी आपके शो में इसको जग जाहिर करना, सरकार का ध्यान आकृष्ट करना, विशेषकर महाराष्ट्र सरकार का, भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का। इस तरीके के जो अवांछनीय राष्ट्र विरोधी तत्व हैं उनको कुचलकर समाप्त करने का समय है। इसमें कोई भी प्रमाद औचित्यपूर्ण नहीं होगा। सर सवाल तो ये भी उठता है कि पता नहीं इससे पहले कितने हथियार कहां कहां सप्लाई कर चुका है, कहां कहां पहुंचा चुका है। अगर ये रात भर बैठकर हथियार खुद बनाता था सर, तो जांच एजेंसी के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती ये पता लगाना है कि पहले हथियार कहां कहां गए और अब कहां जाने वाले थे सर। देखिए, ये तो बात अभी भी बकरे की मां कब तक खैर मनाए। जब पूछताछ होगी, रिमांड पे 14 दिन के पहले किस्त में आएंगे, जब नार्को एनालिसिस लाइट टेस्ट होगा तो पूरा ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, सलाउद्दीन हकीम साहब का पूरा सच सामने आ जाएगा। तो आप समझ सकती हैं कि ये तो बिल्कुल किस तरीके के सांप पल रहे हैं। तो अंजू जी, ये चीज आपने बड़ा अच्छा किया कि ये ऐसे शातिर लोगों के बारे में चर्चा की। ऐसे लोगों का बिल्कुल बेनकाब होना चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो खरीदते हैं वो भी गुनहगार हैं, जो बेचते हैं वो तो खैर है ही हैं, और जो मदद करते हैं वो उनसे भी बड़े गुनहगार हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। और आपने जैसे बताया कि लैपटॉप भी मिला है और कई सारे नंबर भी फोन से मिले, तो अब देखते हैं कि यूपी पुलिस की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या कुछ नए खुलासे होते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात है कि सर ये अकेला 70 साल का आदमी एक फैक्ट्री चला रहा था अवैध हथियारों की। ये तो समय रहते यूपी पुलिस ने इस पर शिकंजा कस दिया, वरना पता नहीं ये हथियार कहाँ कहाँ सप्लाई करता और त्योहारों के मौसम में कहाँ कहाँ बवाल मचता इन हथियारों के चलते। सर आपने समय निकाला, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को इस विषय में दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय हिंद अंजू जी, बड़ी कृपा की। जय हिंद, वंदे मातरम।